हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। हिंदी में कई बार ऐसे होता है कि हम अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करें, कहाँ नहीं करें, अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया जाता है, या अनुस्वार कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, जो पंचमा अक्षर है उसका प्रयोग कहाँ करें, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ नहीं करें। तो आज इसका जो है हम संपूर्ण हल करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार नासिक व्यंजन है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अनुस्वार क्या है? नासिक व्यंजन है। यह स्वर और व्यंजन के योग से बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये देखेंगे कि अनुस्वार किससे बन रहा है? स्वर और व्यंजन से बनता है। इसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है। इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे कि इसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है। यह ध्वनि स्वर के पीछे आती है। ये जो अनुस्वार ध्वनि है, ये किसके पीछे आती है? स्वर के पीछे आती है। यह जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके तुरंत बाद उच्चारित होता है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि ये जो अनुस्वार है कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके तुरंत बाद उच्चारित होता है। और यह जो है पंचवर्ण का द्योतक है। जैसे पंचम अक्षर होते हैं यम गण नम, पांचों अक्षर क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, ट वर्ग का पांचवा, त वर्ग का पांचवा, प वर्ग, इनको हम पंचवर्ण बोलते हैं। आगे देखें कि अनुस्वार का जो है लिपि चिन्ह क्या होता है? एक लाइन और उसके ऊपर एक बिंदु है, तो ये एक अनुस्वार का लिपि चिन्ह है। जैसे हम इसको हम प्रयोग करेंगे चंचल में, चंचल, मंगल, इनके ऊपर जो ये अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है ये है चंदन, संगम, संचयन आदि। आगे हम देख रहे हैं अनुनासिक। इसकी परिभाषा देखेंगे। अनुनासिक एक स्वर ध्वनि है। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार की तो हम बात करें कि ये नासिक व्यंजन है और ये स्वर और व्यंजन के युग से बनता है। लेकिन अनुनासिक में क्या देख रहे हैं कि अनुनासिक स्वर ध्वनि है, क्या है? और अनुस्वार क्या था? व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक क्या है? स्वर ध्वनि है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ ताकि आपके ये समझ में आ जाए कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक एक स्वर ध्वनि है, जबकि अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक में इसके उच्चारण में हवा मुंह और नाक से बाहर निकलती है। वही हमने इसमें क्या देखा था अनुस्वार में कि इसके उच्चारण में केवल मुंह से बाहर निकल रही है, और अनुनासिक में क्या हो रहा है? इसके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकल रही है। यह ध्वनि स्वर के साथ आती है। अनुनासिक की ध्वनि क्या आती है? किसके साथ आती है? स्वर के साथ आती है। इसके लिए अलग से समय नहीं लगता। इसका जो उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे, तो इसके लिए हमें अलग से समय नहीं लगता। यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जाता है। अनुनासिक की एक खास बात ध्यान रखेंगे, ये जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जाता है। इसका लिपि चिन्ह है एक चंद्र बिंदु। क्या है? चंद्र बिंदु। जैसे हाँ, बांटना, मुंह, अंधेरा, आंसू आदि। अब ध्यान देने योग्य बातें देखिए। पहले संयुक्त व्यंजन के रूप में, जो संयुक्त व्यंजन है उसके रूप में जहाँ पंचम अक्षर, मैंने अभी आपको बताया क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, ट वर्ग का पांचवा, त वर्ग का पांचवा, ये जो पंचम अक्षर है इसके बाद में समवर्गीय शेष चार, समान वर्गीय जो शेष चार वर्ण हैं, वर्णों में से वर्ण हो कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे मंगल, चंदन, कंबल, संचयन आदि। दूसरी बात देखेंगे, यदि पंचमाक्षर समझ गए? पंचमाक्षर शब्द में दूसरा आता है, दोबारा आता है। यदि पंचमाक्षर शब्द में दोबारा आता है, यानी दो बार आ गया, जैसे लास्ट का जो वर्ण है वो दो बार, जैसे न दो बार आ गया, मैं दो बार आ गया, इस तरह से यदि पंचमाक्षर शब्द में दो बार आता है तो पहला पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता। जैसे उदाहरण से देखेंगे गन्ना, इसमें न और न दोनों पंचमाक्षर है, ये दो बार आ गया, तो ये जो पहला वाला इसको अनुस्वार में नहीं लिख के आधा नहीं लिखेंगे। इसी तरह सम्मान, सम्मान में भी देखिए मैं जो पंचमाक्षर है ये दो बार आ गया, तो इसको भी क्या करेंगे हम? आधा मैं ही लिखेंगे। अगली बात देखिए, यदि पंचमाक्षर ये व है से पहले आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि पंचमाक्षर किससे? ये व और है से पहले आता है तो वहां पंचमाक्षर ही अपने मूल रूप में लिखा जाता है। क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ? यदि पंचमाक्षर ये व है से पहले, किससे किससे हम देखेंगे उसमें ये से पहले, व से पहले और है से पहले आता है, तो वहां पंचमाक्षर ही अपने मूल रूप में लिखा जाता है। उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। जैसे अरण्य, अरण्य में देखिए ये है, ये जो तीसरे नियम में देख रहा था, ये
ये से पहले क्या आ गया, ये पंचमा अक्षर आ गया, तो इसको क्या करेंगे, अनुस्वार में नहीं लिख के नहीं लिख देंगे। इसी तरह अन्य में ये से पहले न आ गया तो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार अवनति, इसमें भी वैसे पहले न आ गया तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह से देखिए कुमार, इसमें भी है से पहले में आ गया तो इसको इस तरह से लिखेंगे। चौथा देखिए नियम, श है, इसको हम उसमें व्यंजन बोलते हैं, इनको श है को उसमें। तो उसमें व्यंजन से पहले लगने वाले अनुस्वार को पंचमा अक्षर में नहीं बदला जा सकता। पंचमा अक्षर से बात समझ गए ना, कैसे क का पांचवा, च का पांचवा, ट का पांचवा, तो उसमें पंचमा अक्षर में नहीं बदला जा सकता। इसमें क्या करेंगे, हम अनुस्वार को अनुस्वार में ही लिखेंगे, पंचमा अक्षर में नहीं बदलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे अंशुमाली या अंशुमान, अंशुमाली, इसमें इसको पंचमा अक्षर में नहीं लिख के क्या लिख दिया हमने, इसमें अनुस्वार में लिख दिया। इसी तरह से हंस, इसी तरह से संसार। आगे देखिए पांचवा, सम उपसर्ग के बाद क्या बोल रहा है कि सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, ये, र, ल, व, या उसमें श है, वर्ण आ जाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, सम उपसर्ग के बाद ध्यान रखेंगे इस बात को, सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल, व, या उसमें व्यंजन श है, वर्ण आए तो मैं जो आधा हलंत है, मैं का रूपांतरण न में हो जाएगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। मैं या जो सम में मैं आया उसको हम किस में बदलेंगे, न में, और न में भी क्या, अनुस्वार में। न भी किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। जैसे संयम, सम प्लस यम संयम में, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सर्ग संसर्ग, सम प्लस हार संहार। आगे देखिए छठा नियम, इकारांत और उकारांत शब्दों के बहुवचन रूप बनाते समय बड़ी ई और बड़ा उ क्रम से छोटी ई और छोटा उ बन जाते हैं। जैसे कलिका कलियां, सखी सखियां, डाकू डाकू, भालू भालू आदि। अगर वर्ण के ऊपर मात्रा हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ण के ऊपर मात्रा हो तो उस पर अनुनासिक चिन्ह नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं और मैं, इस प्रकार से। थैंक यू दोस्तों, समझ में आया होगा मेरी बात।